गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा आपके राष्ट्रीय आय के लेखांकन के लास्ट क्लास होंगे। इसमें हम देखेंगे कि सीपीआई क्या होते हैं, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साथ ही साथ कि व्यक्तिगत आय क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि निजी आय क्या होते हैं। निजी आय के साथ हम देखेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होते हैं। डिस्पोजेबल इनकम के साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ के जो जितने भी राष्ट्रीय आय की लेखांकन की विधियाँ देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो मापन की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पे जानेंगे। तो इस क्लास को यदि आप मिस करते हैं तो मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इसे मिस करने में बहुत ही आपको नुकसान हो सकती है, इसलिए आप इसे अच्छा से इस क्लास में करें। तो सबसे पहले आप इसे नोट्स कर सकते हैं या तो फिर आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था बोलने में। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप इसके बारे में देख सकते हैं क्या होता है। आप आसान से पहले नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद एकदम आराम से बैठ कर आप समझिएगा, समझने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर जीडीपी और जन कल्याण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ निजी आय और व्यक्तित्व आय क्या होते हैं। आपको लिखना है निजी आय क्या होते हैं। फिर आपको देखना है यहाँ पे व्यक्तिगत आय क्या होते हैं, और एक देखना है डिस्पोजेबल इनकम यानी कि प्रयोज्य आय क्या होते हैं। तो ये आप तीनों टॉपिक्स हैं, इन्हें अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। इतने हो गए। फिर आपको देखना है राष्ट्रीय आय के मापन की विधियाँ। राष्ट्रीय आय मापन की कितनी विधियाँ होती है। तो मुख्यतः ये 4 विधि होती है, लेकिन हमें 3 ही विधि पढ़ना है। तो ये आपका उत्पाद विधि या तो अथवा क्या मूल्य वर्धित विधि है वो पढ़ना है आपको। इसके बाद आय विधि हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय के मापन की आय विधि। आय विधि के बाद हम देखेंगे व्यय विधि। एक लास्ट है आपका व्यय विधि, राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि। उसके बाद हम देखेंगे आपका लास्ट टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र। इनके बारे में भी आप अच्छे से अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र देख लेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्टर देख लेंगे, फिर टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र देख लेंगे, टर्सरी सेक्टर देख लेंगे। तो ये आप सभी इसी को अच्छा से नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से नीचे कर देते हैं, द्वितीय सेक्टर के बारे में लिख लीजिए। तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम बेहतर से। तो आपको समझना है सबसे पहले सीपीआई क्या कहते हैं इसे। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई, सीपी क्या होता है इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। सीपीआई क्या होते हैं, यानी कि आप कभी भी खुदरा वस्तु का बिक्री किए हैं या तो फिर आप खुदरा वस्तु देखे हुए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि खुदरा वस्तु क्या हम बोल रहे हैं कि मान के चलिए कि कोई बाजार है, वहाँ जूता चप्पल कोई बेचने बैठ गया, तो कहीं पे कोई दुकान है तो वहाँ पे कोई छोटा मोटा दुकान मतलब खोल के बैठ गया, गुमटी उमटी, तो वो क्या है, वो खुदरा दुकान है, खुदरा उदरा वस्तु बेचते हैं हम, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि जो खुदरा वस्तु है उसमें या तो बदलाव या तो उनकी कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे मापने की एक विधि या तो फिर ये एक टूल है। क्या है, मापने की एक विधि या तो फिर टूल है। कौन सी खुदरा वस्तु में क्या बदलाव आ रहे हैं, उनकी कीमतों में क्या वृद्धियां हो रही है, तो उसे ही मापने का एक टूल या तो फिर हम कह सकते हैं विधि है। उसे हम कहते हैं सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ही होता है टेबल, समझ में आ गया। तो यही हमारा होते हैं सीपीआई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में कोई भी वस्तु एक खुदरा वस्तु है, एक खुदरा वस्तु है जो कि 2000 रुकिए 2011 में कोई भी खुदरा वस्तु, मान के चलिए चप्पल ही ले लेते हैं, बाजार में काफ़ी बिकते हैं, ठीक है ना। चप्पल ही हम खुदरा वस्तु में ले लिए, 200 रुपये में खरीद लिए चप्पल को। तो 2011 में क्या कर लिए कि 200 में से खरीद लिए। अब यही चप्पल को हम खरीदने जाते हैं 2014 में, कितना में, 2014 में खरीदने जाते हैं तो 250 रुपये ले लिया। तो यह कितना का वृद्धि हुआ, तो आप देखिएगा टोटल 50 रुपीज़ का वृद्धि हो गया। तो टोटल 50 रुपीज़ का वृद्धि हो गया। तो यही जो हमारा होता है
CPI के द्वारा इसे ही मापते हैं कि कितना रुपया उसमें वृद्धि हुई, उनकी कीमतों में कितना वृद्धि हुआ और कितना वृद्धि नहीं होता है, वह हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि GDP और जन कल्याण क्या होते हैं। GDP और जन कल्याण क्या होते हैं, ठीक है। तो GDP और जन कल्याण के बारे में देखेंगे। GDP एंड जन कल्याण, जन कल्याण, GDP और जन कल्याण में कैसा संबंध है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि GDP और जन कल्याण आखिर होते क्या हैं। तो GDP हमारे देश में क्या को दर्शाता है, यानी कि विकासशील को, विकास को दर्शाता है, विकास दर को दर्शाता है, यानी कि हमारा देश का GDP बढ़ेगा, यानी कि विकास बढ़ रहा है, यही बोलते हैं। तो क्या देश की GDP कब बढ़ेगा, जब भारत देश, हमारे देश के लोग विकास करेंगे, तब ही देश की जो है वो GDP बढ़ेगा। और हमारे देश का GDP जब बढ़ेगा तो हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो खुशहाली जीवन जिएंगे। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि GDP और क्या है कि देश की जो नागरिक के जो जन कल्याण की बात आते हैं उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आते हैं। अर्थात आपको GDP बढ़ेगा यानी कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी जन है, प्रजा है, उनकी खुशियां भी बढ़ेंगी, साथ ही साथ GDP के बढ़ने के साथ इनकी खुशियां भी बढ़ेगी। तो हम इसे ही कहते हैं GDP और जन कल्याण। तो GDP और जन कल्याण में एक तरह से किस तरह से कि रिलेशन हो जाएंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएंगे कि यदि GDP बढ़ा तो हमारा देश में खुशहाली भी बढ़ा, यदि GDP घटा तो हमारे देश में खुशहाली भी घटा। क्योंकि GDP हमारे देश के विकास दर को दर्शाती है। यदि GDP कम है तो कम विकास है, GDP अधिक है तो अधिक विकास है हम लोग के देश में। अभी फिलहाल 2025 के डाटा के अनुसार 6.5 हमारे देश का GDP है। कहाँ का? भारत का। कितना है? 6.5 हमारे देश का GDP है। तो यही है GDP और जन कल्याण के बारे में दिया हुआ था। अब हम डायरेक्ट देखने वाले हैं कि निजी आय क्या होते हैं। निजी आय क्या होते हैं? तो निजी आय आपको याद रखना है कि निजी क्षेत्र से प्राप्त होने वाले वो सभी आय निजी आय कहलाते हैं। बस इतने, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्यक्तिगत आय क्या होते हैं। व्यक्तिगत आय, तो व्यक्तिगत आय आपका अगला टॉपिक है, व्यक्तिगत आय। तो व्यक्तिगत आय का मतलब होता है कि आप कोई काम करते हैं और आपको उसके बदले पैसा मिलता है, वही हमारा व्यक्तिगत आय है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल के लिए आप कहीं काम करने के लिए चले गए, यानी तो कूड़ी कुदारी ही करने चले गए, आप दिन भर खटे और आपको 500 या तो 400 रुपया दिहाड़ी मिला, तो आपका क्या हो गया? व्यक्तिगत आय हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी काम करे, काम के बदले हमें डायरेक्ट पैसा मिले हैंड टू हैंड, वो हमारा व्यक्तिगत आय हो जाता है। मान के चलिए एक उद्योगपति है, एक उद्योग लगाता है, उसमें से कितना कमाता है वो? 2 लाख रुपए कमाता है। एक व्यक्ति है जो क्या कहलाता है कि एक उद्योग है, सामान उमान बेच के बड़ा एकदम अमीर आदमी है, फैक्ट्री उक्ट्री पूरा लगाया हुआ है, कितना कमाता है? 2 लाख कमाता है, ठीक है। लेकिन यदि उन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा और इसी पैसा में वह दे देता है, 10% टैक्स। कितना परसेंट टैक्स? तो वो दे देता है 10% टैक्स, नहीं 2 से 2 जीरो हटा दे, तो 2 लाख का 10% टैक्स कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। 20,000 होगा कि ना? टोटल 20,000 हो जाएंगे, यानी कि 1 लाख के 10,000, 2 लाख के 20,000 टैक्स दे दिया। टैक्स देने के बाद इसके पास कितना बचेगा? 180, 1,80,000। तो 1,80,000 टोटल कितने बचे? 1,80,000। तो वो हमारा क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि प्रोज्य आय हो जाएगा। ये हो जाता प्रोज्य आय, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम। कोई व्यक्ति है, काम के बदले उन्हें, एक उद्योगपति था, वो सामान उमान को बेचा तो उसे क्या मिल गया? सामान उमान को बेचने के बाद उसे पैसा मिल गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत आय कहेंगे, जो काम के बदले डायरेक्ट पैसा मिले।
लेकिन मान के चलिए उन्हीं में से वो टैक्स देकर जो पैसा बचता है, टैक्स देने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है वो हमारा प्रोजे या तो डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है, डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना है। व्यक्ति निजी क्षेत्र आय क्या हो गया, व्यक्तिगत आय क्या हो गया, फिर हम देखते हैं ये क्या हो गया, याद रखें। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की मापन की विधियां, कि राष्ट्रीय हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसकी मापन की कितनी विधियां होती हैं। तो राष्ट्रीय आय की मापन की विधियां, तो राष्ट्रीय आय मापन की विधि है, यह आपके टॉपिक है। तो राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां होती है। पहला विधि होती है उत्पाद विधि। कौन सा विधि आप लिख लीजिए, पहला उत्पाद विधि। दूसरा आपका विधि होता है आय विधि। दूसरा विधि क्या होता है, आय विधि। और तीसरा आपका विधि होता है व्यय विधि। कौन से विधि हो जाएंगे आपके, व्यय विधि। तीसरा विधि होते हैं आपके व्यय विधि। उत्पाद विधि क्या होता है, उत्पाद विधि में हम देखते हैं कि वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है, अर्थात जीडीपी। जीडीपी भी क्या होते हैं, वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, अर्थात हम जीडीपी को जोड़ते हैं। तो हम राष्ट्रीय आय जब भी निकालते हैं तो वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो टैक्स लगा के उसके दाम को बढ़ा देते हैं और टैक्स सब्सिडी दे के उनके दाम को घटा भी देते हैं। इसलिए जो उत्पादन विधि होती है, उत्पाद विधि जो होती है वह अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए हमारे देश में उत्पादन विधि से बिल्कुल ही हमारे राष्ट्रीय आय की गणना या तो मापन नहीं किया जाता है। समझ में आ गया, राष्ट्रीय आय के मापन क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके दाम बढ़ते रहते हैं। क्योंकि उत्पादन विधि में वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को लिया जाता है, वस्तु एवं सेवा के, ठीक है, सेवा के अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। इसलिए यह काफ़ी लो होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय के मापन में उत्पादन विधि को नहीं अपनाते हैं। उत्पादन विधि में एक दोहरी गणना की समस्या इसलिए होता है क्योंकि वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य एक जीडीपी होता है और जीडीपी जो होते हैं हमेशा जीडीपी जो होते हैं एमपी में निकाले जाते हैं। जीडीपी हमारा एमपी में होता है। अंतिम वस्तु एवं सेवा में अगर कहा जाए तो जीडीपी एमपी होता है, अर्थात मार्केट प्राइस होते हैं। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस होते हैं और मार्केट प्राइस तो बढ़ते हैं या तो फिर घटते रहते हैं। इसलिए हम उत्पादन विधि नहीं अपनाते हैं, ठीक है। और दूसरा विधि हम देखते हैं आय विधि। तो हमारे देश में राष्ट्रीय आय की जो मापन या तो फिर गणना की जाती है वह आय विधि के द्वारा किया जाता है। क्यों, क्योंकि आय विधि में हम बहुत सारे तत्वों को नहीं अपनाते। हम 4 चीज़ों के क्षेत्र से आने वाले पैसे को जोड़ते हैं। पहला क्षेत्र हम देखते हैं सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र आ गया। वहाँ से सरकारी क्षेत्र, निगम क्षेत्र, फिर आपके हो गए रजिस्टर, जो रजिस्टर भूमि रजिस्टर हो गए, फिर आपका निजी क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र से पैसा आते हैं। जब उनको जोड़ दिया जाता है तो उसी से हम क्या निकाल लेते हैं, राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं। तो आप पहला क्या लिख सकते हैं, सरकारी क्षेत्र। दूसरा हो गया निगम क्षेत्र। तीसरा हो गया निजी क्षेत्र, एक हो गया भूमि रजिस्टर लिख लीजिएगा। तो ये चारों क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र, निगम क्षेत्र, निजी क्षेत्र और भूमि रजिस्टर, ये चारों क्षेत्र से जितने भी पैसा आते हैं जब उन्हें हम जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, राष्ट्रीय आय निकाल दिए जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, आय विधि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट होगा व्यय विधि। व्यय विधि के अंतर्गत कितने पैसा खर्च किए उसे जोड़ेंगे और कितना पैसा सेविंग किए। हम जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो
राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। कैसे कि मान के चलिए एक व्यक्ति, एक देश, हमारे देश के राष्ट्रीय आय की गणना करना है। फिलहाल आप मान के चलिए कि भारत में कितने लोग हैं, ये हमारा भारत है, छोटा सा महान और सबसे सुंदर और रुकना, इसमें मात्र एक देश, एक आदमी है, पूरे भारत में एक आदमी है, तो हमें राष्ट्रीय आय निकालना है पूरे देश का। तो इसका कितना है इनकम, 100 है। 100 रुपया में 50 रुपया खर्च करता है, स्पेंड करता है, एस लिख देते हैं, 50 रुपया खर्च करता है, कितना, 50 रुपया खर्च करता है और 50 रुपया क्या करता है, सेविंग करता है। तो जब हम इसके खर्च और इसके सेविंग दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमारे पास राष्ट्रीय आय नहीं निकलेंगे, निकलेंगे। अब आप, ये छोटा एग्जाम्पल था, ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे देश में टोटल कितने आदमी हैं, 50 है, 50 व्यक्ति हैं, जिनका खर्च कितना है, 50 व्यक्ति का 50 रुपया खर्च है, और कितना स्पेंड, कितना है स्पेंड, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, एक्सपेंडिचर, स्पेंड नहीं, स्पेंड मतलब तो बिताना होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी कि ई कितना है, एक्सपेंडिचर 50 है, और सेविंग कितना है, सेविंग हमारे पास 50 है, ठीक है, इसको भी 50 ले लेते हैं, 50 व्यक्ति का निकालना है। तो 50 कितने हो जाएंगे, तो ये टोटल 100 और यहाँ 50 कितना हो जाएगा, टोटल 100, ये तो टोटल 100। जब इनको जोड़ेंगे, सेविंग और एक्सपेंडिचर को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 100, और 100 इंटू 50 कर देंगे, 100 इंटू कितना कर देंगे, 50 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5000 टोटल आ जाएगा। तो हम इस तरह से हम निकाल लेते हैं देश की, क्या निकाल लेते हैं, राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं, अर्थात एनआई मतलब नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो यह 3 विधि को ही मुख्य रूप से क्या किए जाते हैं, हमारे देश के जीडीपी की गणना के लिए करते हैं, ठीक है, जीडीपी की गणना नहीं, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम ये 3 विधि को करते हैं। और एक विधि है VAM मतलब वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। चौथा विधि होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसका उपयोग अभी ना के बराबर होता है, इसलिए इतने नहीं जोड़ते, इसलिए हम राष्ट्रीय आय के मापन की कितनी विधियां बोलेंगे, तो 3 विधियां, लेकिन 4 दिए जाएंगे और 3 नहीं रहेगा, तो अब VAM को भी जोड़, वैल्यू एडेड मेथड यानी कि सकल मूल्यवर्धन विधि, आपको ये भी याद रखना है। हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के अब हम क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, चलिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्र देखेंगे, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, आपका 5 क्षेत्र होते हैं, लेकिन हम 3 ही क्षेत्र देखेंगे। पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक, 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 मात्र ये 2-2 मिनट का काम है। दूसरा क्षेत्र आपका होता है द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएंगे, और तीसरा आपका क्षेत्र होता है तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हो जाते हैं। अब हमको समझना है ये तीनों क्षेत्र के बारे में कैसे होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जब हम कोई भी वस्तु हम सीधे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त करते हैं, सीधे हम प्राकृतिक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होता है, तो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत होता है। कोई भी चीज हम सीधे प्राकृतिक से, जैसे कि पशुपालन, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, जमीन से खनन करना हो गया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी चीज प्राप्त होते हैं वो हमारे डायरेक्ट प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पशुपालन हो गया, खनन हो गया, जमीन से खोद लिए, कृषि काम कर लिए, गन्ना की खेती कर लिए, लकड़ी काट लिए, लकड़ी जमा कर लिए, लकड़ी काट लिए, फिर हम क्या कर लिए, लकड़ी जमा कर लिए, उसके बाद हम पशुचारण कर लिए, पशुचारण भी कर लिए हमारा, वो भी आ जाता है, फिर आखेट यानी शिकार कर लिए, ये सारे जो हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र। आपको मात्र इतना ही याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है कि हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हो, और ये हमेशा ग्रामीण क्षेत्र, गांव में देखने को मिलता है। पशुपालन गांव में, कृषि गांव में, खेती कृषि, ये सारे चीज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, गांव में ही देखने को मिलते हैं। दूसरा है हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है उसे हम
उद्योग में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? उद्योग ले जाते हैं। उद्योग ले जाते हैं, फिर वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वहाँ पे बनाते हैं। अर्थात द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े फैक्ट्री। जैसे कि गन्ना है, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से निकाले, उसे चीनी बनाने के लिए फैक्ट्री ले गए, तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। जितने भी चीज को अगर बनाना है, विनिर्माण करना है, तो वह हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इतना समझना है। जैसे कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाएंगे, ये फैक्ट्री आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगा, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है फैक्ट्री। जितने भी चीज बनाने वाली चीज है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। हम उस वस्तु को मूल्यवान वस्तु के रूप देते हैं, उनके रूप में बदलते हैं, रंग रूप, और उसे बाजार में बिक्री योग्य बनाते हैं, तो वह हमारा कौन सा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। हमारा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे, ये दोनों क्षेत्र के सहायता करते हैं, यानी कि दोनों क्षेत्र के सहायता करते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया जाता, बल्कि ये सेवा प्रदान करता है। जैसे कि टेलीफोन हो गया, संचार हो गया, टेलीफोन, संचार इत्यादि, ये सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन, ये हमारा तृतीय क्षेत्र का आता है। ये दोनों क्षेत्र के क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो आपको पूरे समझ में आ गए, तो हम नोट्स भी आपको दिखा दिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।